आज के इस वीडियो में यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे होता है, इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे फ्रांस की क्रांति और इस फ्रांस की क्रांति के द्वारा राष्ट्रवाद का प्रचार यूरोप के अन्य राष्ट्रों में कैसे होता है। ब्रूबो राजवंश का सम्राट होता है जिसका नाम होता है लुई 16वां। इसके बहुत सारे चापलूस मंत्री होते हैं। ये अपने मंत्रियों के बातों में आ जाता है और जनता के ऊपर बहुत सारे टैक्स लाद देता है। जनता बेचारी परेशान, हैरान, हताश, जाए तो कहाँ जाए। राजा से बोलती है कि टैक्स वापस ले लिया जाए महाराज। ये बोलता है नहीं लेंगे। जनता सड़कों पर आ जाती है अपने अपने हथियार लेकर और विद्रोह कर देती है। इस विद्रोह के कुछ परिणाम आते हैं। नई स्तुति, शपथ और शहीदों का गुणगान किया जाता है। तिरंगा झंडा फ्रांस का राष्ट्रीय ध्वज घोषित किया जाता है। जनरल स्टेट के बैठक में 3 स्टेट द्वारा नेशनल असेंबली की स्थापना की जाती है जो आम लोगों के द्वारा संचालित होती है। फ्रेंच को राष्ट्रीय भाषा घोषित किया जाता है। राज्य के अंतर्गत जो आयात निर्यात शुल्क है उसको समाप्त कर दिया जाता है। भार माप तथा मुद्रा को एक समान बना दिया जाता है। एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था सभी नागरिकों के लिए स्थापित की जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण काम होता है कि राष्ट्रवाद की भावना का प्रचार इस क्रांति से यूरोप के अन्य राष्ट्रों में भी फैलता है और यहीं से शुरू होता है राष्ट्रवाद की कहानी। जनता आराम से है, कोई दिक्कत नहीं है, आशा खुशहाली से ज़िंदगी व्यतीत कर रही है। तब आता है नेपोलियन। ये राजतंत्र को पुनः वापस स्थापित करना चाहता है और इसका शासनकाल चलता है 1799 से 1815 तक। ये बाहर निकलता है, देखता है लोग बहुत खुशहाली से घूम रहे हैं, बोलता है ये आज़ादी वाले चच्चा बहुत आज़ादी मना लिए, अब चुपचाप फिर से घर में घुस जाओ, यानी राजतंत्र में आ जाओ। और ये प्रजातांत्रिक मूल्यों का स्थापना का सबसे बड़ा बाधक होता है। और अपने राजतंत्र को सुचारू रूप से चालू करने के लिए 1804 में नागरिक संहिता लेके आता है जिसको नेपोलियन संहिता भी कहते हैं। और इस नागरिक संहिता 1804 में कुछ बातें होती हैं, उसको जानते हैं। जन्म पर आधारित विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया जाता है। कानून के सामने सबको बराबर घोषित किया जाता है। सामंती व्यवस्था खत्म कर दी जाती है। किसानों को भूदस्युत्व और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दी जाती है। यातायात संचार व्यवस्था में सुधार किया जाता है। संपत्ति का अधिकार सभी व्यक्ति को मिलता है। और जर्मन के 300 राज्यों को 39 जर्मन राज्यों का महासंघ बनाया जाता है जिनको राइन संघ कहा जाता है। चूँकि नेपोलियन एक महत्वाकांक्षी है इसलिए इसके कुछ नकारात्मक पहलू होते हैं। युद्ध करने की लालसा में यह टैक्स की बढ़ोतरी कर देता है, मीडिया पर सेंसरशिप लाद देता है और फ्रेंच सेना में लोगों की जबरन भर्ती करता है। तो हम कह सकते हैं कि इसकी जो प्रशासनिक व्यवस्था है स्वतंत्रता के अनुरूप नहीं होती है। अब इसकी इस क्षेत्र विस्तार की नीति से इसके पड़ोसी राज्य इससे परेशान होते हैं। ये बोलते हैं कि बेटा क्षेत्र विस्तार मत करो, जहाँ है वहीं रहो। ये बोलता है कि नहीं हम करेंगे। इससे परेशान होकर ऑस्ट्रिया, पर्सा, ब्रिटेन और रूस, इसके 4 पड़ोसी देश इससे युद्ध की नीति बनाने लगते हैं और इसके ऊपर आक्रमण कर देते हैं। जो आक्रमण होता है 1815 में और इसमें नेपोलियन की हार हो जाती है जो वाटरलू युद्ध के नाम से जाना जाता है। अगली घटनाओं के बारे में आगे की वीडियो में हम देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगर हमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करें।